नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ओके। और इस टेस्ट सीरीज से हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और यह टेस्ट सीरीज जो है वो आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में, ओके। तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। दूसरा कथन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन सी है केवल एक, और ऑप्शन डी है केवल दो। प्रभावी विनिमय दर जो है उसे हम लोग इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, ओके। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो प्रभावी विनिमय दर को हम लोग कहते हैं। इस प्रकार EER ये प्रभावी विनिमय दर है, ओके। प्रभावी विनिमय दर दो प्रकार के होते हैं, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर को हम लोग NEER कहते हैं और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को हम लोग REER कहते हैं, ओके। जो सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर है उसमें विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेत है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है, ओके। और जो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, ओके। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है चीन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है वह APEC के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत का दर्जा जो है वो पर्यवेक्षक का है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ओके। प्रशांत एशिया आर्थिक सहयोग का सदस्य जो है वो भारत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लकड़वाला समिति, दूसरा है अलग समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति, चौथा है रंगराजन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 2 1 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4 1 2 और ऑप्शन डी है 4 2 1 3। जो अलग समिति है उसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, ओके। वर्ष 1989 में अलग समिति की स्थापना हुई थी। लकड़वाला समिति की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी, ओके। और तेंदुलकर समिति की स्थापना 2009 में हुई थी। इस प्रकार और रंजन समिति की स्थापना 2012 में हुई थी, ओके। तो इसमें अलंघन समिति, उसके बाद आएगा लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति। तो इस प्रकार 2 1 4 3 सॉरी 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा कथन है, मौद्रिक नीति समिति MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI डेटा का उपयोग करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जो है वह खुदरा खरीद के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, ओके। और CPI जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। औद्योगिक श्रमिक के लिए CPI, मजदूर कृषि मजदूर के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, ग्रामीण शहरी संयुक्त श्रमिकों के लिए CPI, ओके। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति CPI डेटा का उपयोग करती है। अप्रैल 2004 में RBI ने CPI को मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया था। तो इस प्रकार जो कथन एक दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है आईआईटी बीएचयू, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी प्रयागराज और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कानपुर ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान एवं संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह, ऑप्शन बी है किजमेकिया कार्बेट, ऑप्शन सी है डॉक्टर शोभा गस्ती और ऑप्शन डी है कमल कुंभार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, WHO ने डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी इंदौर, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी विकसित की है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसॉर्ट्स के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में संचालित होटलों और रिसॉर्टर के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए एक नई रिसॉर्टर वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर और ऑप्शन डी है देवरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के उमराह में बने सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, सर्ववेद मंदिर वो है वाराणसी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है पंचम और ऑप्शन डी है षष्ठ यानी 7। ओके, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। यह सूचकांक में किसी भी देश ने 1 से 3 रैंक हासिल नहीं किया है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। 1 से 3 तक कोई भी देश इसमें कोई स्थान नहीं प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला है डैनियल ब्रेनबॉय, दूसरा है अली आबू अवाद और तीसरा है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और चौथा है श्री योही सासा कवा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 3 और 4 दोनों, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। डैनियल ब्रेनबॉय और अली अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से इजराइल फिलीपींस संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं व लोगों को एकजुट करने के उनके प्रयास के लिए वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा
गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रैंडल हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन बी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। केंद्रीय विद्युत मंत्री के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने ब्रैंड हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार में 2 रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, ब्रैंड हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 2 रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुदीप सेन, ऑप्शन बी है शोभना कुमार, ऑप्शन सी है सुकृता पाल कुमार और ऑप्शन डी है राजकमल झा। सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठे संस्करण के रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पाठ मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है वस्त्र मंत्रालय। दिसंबर 2023 में वस्त्र मंत्रालय ने जूट संगोष्ठी के दौरान जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाठ मित्र लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, जो पाठ मित्रों है वो मोबाइल एप्लीकेशन वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा कथन है रक्तिकाएं अंतःकोशिकी दाब बनाए रखती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। जंतु कोशिकाओं के महत्वपूर्ण घटक जो है वो राइबोसोम है, लाइसोसोम है और रक्तिकाएं हैं। ओके, जो राइबोसोम है वे दानेदार संरचनाएं हैं और कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, रक्तिकाएं जो है वो हल्के नीले रंग की होती हैं और बबूले की तरह दिखाई देते हैं जो कोशिका रस को संग्रहित करती हैं और अंतःकोशिकी दबाव बनाए रखती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है चारा और ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन डी है मांस। थाइलोफाइटा जो है वो जिन पौधों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है वे इस समूह में आते हैं। ओके, और ये पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं जिसके कुछ उदाहरण हैं स्पाइरोगायरा, चारा और यूलोथ्रुक्स। ये थैलोफाइटा से संबंधित है और मांस जो है वो थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं, ये बायोफाइटा से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जटिल स्थानीय ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। ऑप्शन बी है जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है जाइलम भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जाइलम जो है वह जड़ से तने और पत्तियों तक रस या पानी का संचालन करता है और पौधों के हिस्सों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, इस प्रकार जो सी है वो सही हो जाएगा। ओके, फ्लोएम जो है वो पौधों के शरीर में जैविक भोजन को संचालन करता है या भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार जो एक है ए है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें ए और सी दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है साइटोकिनिन और ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। पादप हार्मोन्स जो है वो साइटोकिनिन है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय द्वारा स्रोवित होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। तो मानव अमाशय द्वारा जो अम्ल संतुलित होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त परिसंचारण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। दूसरा कथन है कोशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक और ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो और ऑप्शन डी है केवल दो। मानव रक्त परिसंचारण तंत्र में हृदय, शिराएं, धमनी और कोशिकाएं शामिल होती हैं। धमनियां जो है वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं और फुसफुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, कोशिकाएं जो हैं वे महीन शाखाओं वाले रक्त वाहिका हैं जो धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है तो बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है न्यूरो, ऑप्शन सी है सिनेप्स और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मानव तंत्रिका का जो हिस्सा है वो ये तीनों मानव तंत्र का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, न्यूरो और सिनेप्स ये सभी मानव तंत्र का हिस्सा है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कार्निया पर, ऑप्शन बी है रेटिना पर, ऑप्शन सी है रक्त तख्त पर और ऑप्शन डी है सिलियरी बॉडी पर। मानव आंख में वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त या गुर्दा की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है नेफ्रोन, ऑप्शन सी है मूत्रसाय और ऑप्शन डी है मूत्रमार्ग। गुर्दा की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रोन है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश और तुगलक वंश। सूची 2 में है 1206 से 1290, 1320 से 1414, 1451 से 1516 और 1451 से 1526, 1290 से 1320। गुलाम वंश का जो समय सीमा है वो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा था। तो इस प्रकार बी का जो है वो वंश से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक। ओके, तो ये ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तुगलक वंश का शासनकाल जो था वो 1320 से 1414 तक था। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4132 4132 सही हो जाएगा। ओके, 4132 तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जालंधर का युद्ध, किली का युद्ध, अमरोहा का युद्ध और रावी का युद्ध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 4 2 3 1 और ऑप्शन सी है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर, किली, अमरोहा और रावी की लड़ाई मंगोलों के खिलाफ लड़ी थी। ओके, तो इस प्रकार जो जालंधर का युद्ध हुआ था वो 1298 में जालंधर का युद्ध हुआ था। ओके, 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से जालंधर का युद्ध लड़ा था। किली का युद्ध जो हुआ था वो 1299 में हुआ था। ओके, अमरोहा का युद्ध जो हुआ था वो 1305 में हुआ था और रावी का युद्ध जो हुआ था वो 1306 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोधी।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी वंश का शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1539 में, ऑप्शन बी है 1540 में, ऑप्शन सी है 1526 में और ऑप्शन डी है 1527 ईस्वी में। चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं को चौसा में शेरशाह सूरी ने हराया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है हरिहर प्रथम, दूसरा है बुक्का प्रथम, तीसरा है देवराय द्वितीय और चौथा है कृष्णदेव राय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी है 4 2 3 1। हरिहर प्रथम का जो शासनकाल था वो 1336 से 1356 ईस्वी तक था। ओके, उसके बाद बुक्का का शासनकाल आया, वो 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया था बुक्का ने। उसके बाद देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1426 से 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय का शासनकाल था। ओके, और कृष्णदेव राय का जो काल था वो 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल था। तो इस प्रकार 1 2 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन ए प्रमुख शिलालेख 3 में, ऑप्शन बी है प्रमुख शिलालेख 4 में, ऑप्शन सी है प्रमुख शिलालेख 5 में और ऑप्शन डी है प्रमुख शिलालेख 6 में। प्रमुख शिलालेख 3 में, इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और माता और पिता के प्रति सम्मान के बारे में बताया गया है। ओके, जो प्रमुख शिलालेख 5 है, इसमें सभी संप्रदाय और धर्मों के हितों की देखभाल करने के लिए और धम्म का संदेश फैलाने के लिए पहली बार धम्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो प्रमुख शिलालेख 5 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है रामगुप्त। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर लिखी प्रयाग प्रस्ती में उन्हें 100 योद्धाओं का नायक बताया था। ओके, विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता था। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है जो वो चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाट में तुर्की शासन की नींव रखी। कारण जो है, चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन बी है ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ओके, चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र हार गया और मारा गया। ओके, कन्नौज जो उस समय गंगा घाट में प्रशासन का केंद्र था, अंततः 1198 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया। चंदावर की लड़ाई ने इस प्रकार गंगा घाटी में तुर्क शासन की नींव रखी। तो इस प्रकार जो कथन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, अभिकथन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, और जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। इसमें चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा था। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। ऑप्शन ए मैसूर के, ऑप्शन बी है हैदराबाद के, ऑप्शन सी है त्रिवणकोर के और ऑप्शन डी है मद्रास के। राजा रवि वर्मा त्रिवणकोर रियासत के एक भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने 1873 ईस्वी में विजयान कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित है? ऑप्शन है नृत्य, ऑप्शन बी है चित्रकारी, ऑप्शन सी है कठपुतली और ऑप्शन डी है मिट्टी के बर्तन। जो सडन शब्द है वो चित्रकारी से संबंधित है, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा थी। ऑप्शन ए है बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी है सौ साइट, ऑप्शन सी है वैष्णव स्थल और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफा मूल रूप से एक बौद्ध स्थल थी, जिन पर बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया था। ओके, यह एलोरा गुफा के समकालीन थी, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, एलिफेंटा गुफा जो है वो बौद्ध स्थल और शैव साइट दोनों था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह भारत सरकार 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, और दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। 1937 के प्रांतीय चुनाव में ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत हुआ था, जिसमें कांग्रेस विरोध करना चाहती थी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, कांग्रेस ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 716 सीटें जीती। इसे बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत मिला, और यह बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन और संस्थापक से। ओके, हिंद एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो सोहन सिंह भाकना जी थे, और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ओके, 1913 में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। तो जो पहला ये है वो सही हो जाएगा। ओके, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने 1905 में किया था। ओके, तो इस प्रकार जो बी है वो भी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो वो मोहन सिंह ने किया था वर्ष 1942 में। ओके, तो जो कथन दो है सी है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन बी है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है मदन मोहन मौलवी। राजकुमार शुक्ल जो हैं वो 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था, जो बाद में चंपारण सत्याग्रह का कारण बना। तो इस प्रकार जो सी है वो गलत हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं है। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी सूरत। सरला देवी चौधरानी जो है वो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। ओके, और इन्होंने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक जो है वो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन और सूची 2 में है स्थल, कांग्रेस अधिवेशन स्थल स्थान है। ओके, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि या 1910 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1910 की इलाहाबाद की संधि सर विलियम बेंडर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ए से का जो है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, लखनऊ का अधिवेशन जो है वो लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त ने 1899 में इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1899 की अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र दत्त ने किया था। तो दो का बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस प्रकार सी का एक से सुमेलित हो जाएगा। ओके, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी 1925 में। ओके, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
फराजी विद्रोह शुरू हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। फराजी फर्ज या अनिवार्य शब्द से उत्पन्न फराजी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगनों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, फराजी विद्रोह जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए बाल शास्त्री जंभेकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है मधुसूदन राय। ओके, बाल शास्त्री जंभेकर ने वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, उन्होंने दर्पण का उपयोग लोगों को विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के बारे में जागरूकता जगाने और जनता में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए किया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दर्पण समाचार पत्र का जो शुरुआत किए थे वो बाल शास्त्री जंभेकर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1878 में और ऑप्शन डी 1892 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने किया था। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र और ऑप्शन डी है एम.एन. राय। अरविंद घोष के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 ईस्वी में देशेर कथा प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, देशेर कथा पुस्तक जो है वो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी है आगा खान ने, ऑप्शन सी है शौकत अली ने और ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान ने। शिमला प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया थे वो आगा खान ने किया था। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, अक्टूबर 2006 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि का संबंध है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से और ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बिना किसी निष्कर्ष से 1.5 साल चलता रहा। ओके, हैदर अली ने अपनी रणनीति बदल दी और अचानक मद्रास पहुंच गया। मद्रास में पूरी तरह से अराजकता व्यक्त हो गई, जिससे अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ एक बहुत अपमानजनक संधि मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रकार जो कथन है वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास की संधि का जो संबंध है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? ऑप्शन है वीर राघवाचारी, ऑप्शन बी है केटी तेलंगन और ऑप्शन सी है दादाबाई नौरोजी, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सार्वजनिक लोगों को प्रभावित करने के लिए 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथी को पुनः शामिल किया गया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र 1916 में एक नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथियों को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गर्मपंथी को पुनः शामिल किया गया कांग्रेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। एक अखिल भारतीय संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त के प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। चूंकि कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रस्तावित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। या जो था अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।